उसे डांटना कम और धमकी देना ज़्यादा कहेंगे। इस वक्त आरोही जो कि आराम से बढ़िया से कपड़ों में इस वक्त किसी को वीडियो कॉल की हुई थी और उसके ठीक सामने इस वक्त आशीष जो कि अपने काम से पूरी तरह से ध्यान हटा करके सिर्फ आरोही को देख रहे थे। वो इस वक्त बाहर के किसी होटल में रुके हुए थे क्योंकि घर आने का उन्हें वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। इस वक्त आरोही जो कि उन्हें पूरी तरह से सेड्यूस करते हुए कहती हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, एक अफेयर चला लूँ मैं। वैसे भी जिसके पति घर नहीं आते उनका अफेयर ही तो होता है। और मैं ना आपसे कोई छुपा कर अफेयर नहीं करूँगी, आपको बता कर करूँगी। कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढ रही हूँ, अगर आपको कोई मिले ना तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। ये सुनते ही आशीष जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बस करो, क्यों मुझे तंग कर रही हो, तुम ऐसी ऐसी बातें कर कैसे लेती हो आरोही। ये सुनते ही आरोही कहती हैं, और आप ऐसी ऐसी हरकतें कैसे कर लेते हैं, एक एक हफ्ते तक घर क्यों नहीं आते आप, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मैं बता रही हूँ मैं फंसा लूँगी किसी और लड़के को और फिर तड़पते रहिएगा आप, मुंह तक नहीं लगाऊंगी आपको, देखूंगी भी नहीं और भूल जाऊंगी कि कोई आशीष नाम का इंसान भी एग्जिस्ट करता है मेरी जिंदगी में, समझ रहे हैं आप। आपकी वजह से मेरी इतनी खूबसूरत जवानी वेस्ट हो रही है, कितनी प्यारी सी हूं मैं, फिर भी पता नहीं कैसे रह लेते मेरे बिना, बेकार इंसान। तभी दूसरी तरफ से आशीष जो कि परेशान होते हुए कहते हैं, मैं अपने काम में बिजी था, इसी वजह से तो नहीं आ पाया, वरना तुम्हें क्या लगता है मुझे मन करता है बाहर रहने का। ये सुनते ही आरोही जब अपने सर को हाँ मिलाते कहती है, हाँ मन करता ही होगा, सुंदर सुंदर फिरंगी लड़कियां दिखती होंगी, उन्हीं को देख करके खुश हो जाते होंगे, बीवी की याद क्यों ही आएगी आपको। मुझे भी इतनी सारी बातें करनी होती है, मेरे पेट में एक तो कोई बात नहीं पचती, मैं किससे जाकर के सारी बातें बताऊं, किसका सर खाऊं जा करके, और मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, मसाज कौन करेगा, हाँ किसको बुलाऊं मैं मसाज करने के लिए। आशीष अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, अच्छा मेरी माँ, मैं कल ही आता हूँ घर, और कोशिश रहेगी कि इस बार आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके जाऊँ, ओके। आरोही जो मुंह बनाते हुए कहती है, अब ऐसे ही जब तक मैं सो नहीं जाती हूँ ना, ऐसे वीडियो कॉल पर पड़े रहिएगा और मेरी तरफ ही देखते रहिएगा, ऐसे भी मुझे नींद नहीं आती अकेले। और सुनिए, तभी इस बात पर आशीष जो कहते हैं, हुक्म करिए मेरी आका, क्या चाहिए आपको। ये सुनते ही आरोही जो हल्का स्माइल करते कहती है, जो कहूँगी वो दे देंगे। लेकिन तभी आशीष जो कि अपने लैपटॉप को हटा करके अपने फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये सब कुछ वीडियो कॉल पर पॉसिबल हो सकता है। तो आरोही जो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, मैं ना मारूंगी आपको, वो नहीं कह रही थी, मैं तो ये कह रही थी कि मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए, अगर मेरा बाबू होता तो फिर मैं उसके साथ बातें करती, उसका तो पूरा सर खाऊंगी मैं, उसे तो नहीं छोड़ने वाली, बेचारे को सोने तक नहीं दूंगी, रात भर जो उसका मैं चोखा बनाने वाली हूँ ना। बच्ची सी लगती थी आरोही, हाँ थी तो बहुत मैच्योर, लेकिन आशीष के सामने हमेशा से बचकानी हरकतें रहती थी उनकी, और आशीष को यही तो खूबी सबसे ज़्यादा भाती थी आरोही की। हाँ वो उनकी तो मजबूरी थी कि उन्हें बाहर रहना पड़ रहा था, लेकिन अब तो उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्हें भी मन कर रहा था ज़ोर से आकर के अपनी प्यारी सी बीवी को हक कर ले। लेकिन फिर ये कमबख्त काम जो कि उनका दिल और उनका दिमाग पूरी तरह से खपत किया जा रहा था, वो आरोही को प्रॉमिस देते हुए कहते हैं, आई प्रॉमिस यू, मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा, आपकी नज़रें खुलेंगी तो आप सुबह सुबह मुझे अपने सामने देखेंगी, ओके। आरोही जो अपने सर को हाँ मिला करके बस बच्चों की तरह खुश होते हुए यूं ही अपने पिलो पर अपना सिर टिकाए हुए सो जाती हैं। और जब तक वो पूरी तरह से नींद के आगोश में नहीं चली गई थी, तब तक आशीष ने बात करना बंद नहीं किया था, क्योंकि आरोही को आदत थी आशीष की आवाज़ सुनकर ही वो सो पाती थी, वरना फिर उन्हें तो नींद ही ना आती। वैसे तो तृषा भी अपने घर में हमेशा अकेली ही सोती थी और वो तो अक्सर रोते रोते ही सोया करती थी, लेकिन आज कई दिन बाद फिर से उसकी आंखों में वैसे ही आंसू थे, परेशान थी वो, और साथ ही इस वक्त लगातार यही सोची जा रही थी, क्या कर रहे होंगे अभी, फ़ोन कर लूँ क्या, लेकिन मना किया था दीदू ने कि फ़ोन करूँगी तो परेशान हो जाएंगे, फिर भी एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। वो फ़ोन उठा ली थी और फिर हिम्मत करते हुए विराज को कॉल करती है। उसको वैसे तो मन नहीं कर रहा था कि वो कॉल करके उन्हें परेशान करे, लेकिन बेचैनी तो उससे भी हो ही रही थी। दूसरी तरफ से फ़ोन जो कि वैसे तो पिक नहीं होने वाला था, लेकिन बार बार तृषा के इस तरह लगातार कॉल करने पर आखिर में विराज को फ़ोन उठाना ही पड़ जाता है और फ़ोन अपने कान से लगाते हुए कहते हैं, क्या है इतना ज़्यादा हार्श। तृषा जो धीरे से कहती है, आप काम कर रहे थे, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अब विराज जो इस वक्त वाकई काम तो कर रहे थे, लेकिन वो तुरंत ही अपनी मीटिंग से थोड़ी देर के लिए पॉज लेकर बाहर निकल चुके थे, लेकिन तब भी वो तृषा को सिर्फ सुनाते हुए कहते हैं, काम ही कर रहा था ऑब्वियसली, बाहर आए हो ऐश करने थोड़ी ना आए हो, तुम आराम से सो जाओ,
त्रिशा जो धीरे से कहती है, वो आप नहीं है ना, तो नींद नहीं आ रही थी, आप गुड नाइट बोल देते तो मैं सो जाती। ये सुनते अविराज को वैसे तो दिल में बहुत खुशी हुई थी और साथ ही उनके चेहरे पर भी अभी हल्की हल्की स्माइल आ ही रही थी, लेकिन फिर से अविराज जो स्ट्रिक्ट होते हुए कहते हैं, हाँ तो अगर मैं गुड नाइट नहीं बोलूँगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी? ये फालतू की ड्रामा ना मेरे सामने मत किया करो त्रिशा, मुझे ये सब पसंद नहीं और मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मुझे परेशान कर रही हो अभी। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, सॉरी, मुझे आपको परेशान नहीं करना था, बस मैं बोल रही थी आप ठीक से कुछ खा लीजिएगा और सो जाएगा और पानी पीते रहिएगा। आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती ना, तो इस बात पर अविराज कहते हैं, मुझे कोई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और मैं अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखता हूँ। सो अभी के लिए तुम खुद सो जाओ, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। और ये बोलकर अभी वो अविराज फ़ोन रखते उससे पहले त्रिशा कहती है, अच्छा अब मैं क्या कह रही थी कि आप घर वापस कब आएंगे? अविराज जो कि अपने दिल पर अपने फ़ोन को रखते हुए कहते हैं, उफ, ऐसे तुम हमेशा मुझसे सवाल करती रहो और ऐसे बेचैन होती रहो मेरे बिना, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। पता नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट नियर अबाउट 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। ये सुनते ही त्रिशा जो मुंह बनाते हुए कहती है, इतने दिन? अब ज़्यादा दूर हैं क्या आप? अविराज अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बहुत दूर हूँ, और अभी अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हें फोरहेड किस दूंगा, तो इसकी उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। मैं अभी बहुत काम में बिजी हूँ, तो प्लीज़ फ़ोन रखो। बोलकर उन्होंने फ़ोन कट भी कर दिया था। त्रिशा बेचारी फ़ोन को एक साइड में रख कर के बस अपनी आंखों को बंद कर लेती है और सोने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन आज उसे भला कहाँ ही नींद आने वाली थी। वहीं दूसरे दिन आरोही की अभी आंखें खुली ही नहीं थी ठीक से कि आशीष उसके सामने इस वक्त अपने हाथों में बड़ा सा बुके लिए हुए खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि मैडम जी कब जाकर के अपनी नजरें खोलेंगी और आशीष को देखेंगी। फाइनली जाकर के जैसे ही अभी आरोही की नींद पूरी तरह से खुली थी, तो एकदम से आशीष को अपने सामने देखकर कि वो भी इस हालत में खुश होते हुए दौड़कर उनके सीने से जाकर रखते हुए कहती है, ओह माय गॉड, आप आ गए इतनी जल्दी? अरे पर अभी तो आपने रात में ही बोला था। ओह, आप इतना ज़्यादा प्रॉमिस कब से निभाने लगे? हाँ, वो उनके हाथ से बुके लेते हुए कहती हैं, वाह रोज़, आपको पता है मुझे रोजेस कितने पसंद है, ये तो एकदम फ्रेश लग रहा है। इस बात पर आशीष जो धीरे से कहते हैं, अब मुझे फ्रेश फ्रेश कुछ मिलेगा या फिर मैं वापस लौट जाऊँ? तभी आरोही जिनका गाल खींचते हुए कहती हैं, अब तो आप बस रुकिए, मैं क्या कह रही हूँ कि अब तो इस बार गुड न्यूज़ देकर ही जाइएगा आप यहाँ से। घर वालों को भी बहुत उम्मीद है ना हमसे। अब इससे पहले कि त्रिशा का बाबू हो जाए, मैं चाहती हूँ कि हमारा पहले होना चाहिए, हम बड़े हैं ना, मुझे एक्सपीरियंस होगा तभी तो मैं त्रिशा को मदद कर पाऊंगी ना। आशीष जो आरू के गाल खींचते हुए कहते हैं, त्रिशा डॉक्टर बनने वाले हैं तो उसे तुम्हारे एक्सपीरियंस बताने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ये सारी चीज़ें पढ़ रही होगी। तभी इस बात पर आरोही कहती है, अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमारी त्रिशा मैडम ही हमें संभाल लेंगी, है ना? खैर, मैं ना आज आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाऊंगी और देखिएगा अपने हाथ से आपको खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच। वही विश्वराज भी आशीष के साथ ही आए थे और वो भी अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए कुछ तो गिफ्ट लेकर आए थे। ये सारी बातें अभी सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर डिस्कस हो रही थी और साथ ही त्रिशा भी यहीं पर चुपचाप बैठी हुई थी। सारे लोग इतने ज़्यादा खुश थे। दानिश भी इस वक्त मृदुल के साथ और साथ ही नूर जो कि थी तो भले ही अकेले, लेकिन अपने शिवाय के ख्यालों में डूबे हुए। अब तो इस वीर और युग जैसे बंदर को भी अपनी गर्लफ्रेंड तो मिल ही गई थी। हाँ, वो बात अलग थी कि अभी भी ये दोनों बिजी थे उन दोनों को पटाने में, लेकिन फिर भी अब इन दोनों का भी तो सेट हो ही गया था। लेकिन त्रिशा, उसकी ज़िंदगी तो ऐसे अकेले पड़ गई थी जैसे कि उसकी लाइफ में कभी कोई था ही नहीं। उसका दिल तो करता है विराज को फ़ोन करने का, लेकिन कल जिस तरह से विराज ने बात की थी उसके बाद मजाल है कि त्रिशा खुद उन्हें कॉल करे। उसका भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्यों इतना परेशान हो वो उनके लिए। लेकिन अंदर ही अंदर बस यही कह जा रही थी, कान्हा बस सेफ रखिएगा उन्हें। वैसे भी मैंने सुना बिजनेस वर्ल्ड में बहुत खतरा होता है, पता नहीं कहाँ चले गए अचानक से कम बता कर तो जाते। लेकिन कान्हा, आपको तो सब कुछ पता होगा ना, आप उनका ख्याल रखिएगा मेरे लिए प्लीज़। वही आशा जी जो त्रिशा से कहती हैं, क्या बात है बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? विश्वराज जी जो कि अर्चना जी से कहते हैं, मन नहीं लग रहा होगा ना, अब विराज जो नहीं है यहाँ पर।
इस बात पर त्रिशा तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन क्यों नहीं लगेगा, वो तो काम से गए ना, तो कोई बात नहीं। तभी इस बात पर युग कहता है, हाँ वैसे जहाँ भाई गए ना, उफ क्या जगह है वो, आपको पता है भाभी, वहाँ पर ना इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं ना, काश में वहाँ। तभी विश्वराज जी कहते हैं, तुम्हारे बाप यहाँ तुम्हारे बगल में बैठे हुए हैं और तुम्हें इस तरह की बेहुदा मजाक करना है, हाँ। युग एकदम से शांत होते हुए कहता है, सॉरी सॉरी डैड, वो तो मैं बस। इस बात पर विश्वराज जी कहते हैं, हाँ माना कि सुंदर लड़कियां वहाँ होंगी तो तुम्हें क्या लगता है हमारा अविराज वहाँ पर जा करके पिघल जाएगा? वो स्टोन हार्ट है, किसी के सामने नहीं पिघलता। और खामखा तो मेरी बहू को डराए जा रहे हो। तुम नाश्ता करो बच्चे, ये सब पागल है। आज अविराज की जगह भी शिवाय ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी और आज वो अपने 2 पीरियड को ख़त्म करते हुए काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करवा चुके थे, क्योंकि अब काफ़ी जल्दी ही उन लोग के एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, जिसकी वजह से सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना था। शिवाय देख पा रहे थे कि त्रिशा का ध्यान वैसे तो पढ़ाई में है, लेकिन उसका मन कहीं और ही लगा हुआ है, जैसे कि बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन शिवाय समझ पा रहे थे इसके बारे में कि आखिर में इसका रीज़न क्या है। वो भी इस बारे में कॉल पर अभी अविराज से बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि तुझे उसे इतना परेशान करना चाहिए। अरे यार, अभी तो नई नई शादी हुई है, इतनी आसानी से तो ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं उसे? क्या सोची होगी वो तेरे बारे में? वो क्या सोच रही है अब इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे लिए बहुत परेशान है मैडम। होना भी चाहिए उसे। वैसे भी जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ तो नहीं नहीं ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, यही करती रहती है। इसलिए अभी थोड़ा सा उसे तड़पने दो मेरे लिए, उसे भी तो पता चले कि अविराज नामक चीज़ क्या है। ये सुनते ही शिवाय जो अविराज को थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा ठीक है, देख रहा हूँ मैं तुझे, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। अरे यार, तेरी वाइफ है, मतलब उसको इतना एटीट्यूड दिखाना, मतलब समझ रहा है ना? अगर तेरे अलावा कोई और पसंद आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा जी। ये सुनते अविनाश कहते हैं, किसी को मरना है जो अविनाश की बीवी को देखेगा, और अगर किसी को मौत पसंद है तो कोई बात नहीं, उसे मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन त्रिशा को तो अभी अकेले रहने दो। कम से कम 2 दिन तो मेरे बिना रह कर देखे कि मैं क्या हूँ उसके लिए। अविनाश तो सिर्फ त्रिशा जी को रियलाइज कराना चाह रहे थे कि रियलिटी क्या है। वो भी कितना प्यार करती है अविनाश से, और जितना वो शर्माती है और उनसे दूर जाने के बारे में सोचती है, अब ऐसा ना करे वो। लेकिन 2 दिन बाद क्या होने वाला था ये कैसे पता था? ये तो सिर्फ शायद कान्हा को पता था, क्योंकि कान्हा ही तो थे उन दोनों के इस खूबसूरत से कहानी के उधर। फाइनली अब 2 दिन बाद अविनाश जो घर को लौटने वाले थे, और त्रिशा जो कि आज कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रही थी। सारे लोग उसके चेहरे पर ये खुशी देख पा रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह ही अर्चना जी ने बता दिया था, अविनाश से बात हुई है, दोपहर तक आ जाएगा वो। अविनाश के साथ विक्रांत और दानिश दोनों ही अंदर आए थे, और वहीं अविनाश जो सारे सामान को यूं ही नीचे छोड़ते हुए बस सब लोग को एक बार देखते और फिर अपनी माँ से हल्का साइड हक देते हुए तुरंत ही अपने कमरे में जा चुके थे। सबको पता था कि अविनाश जी को भी किस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है। वैसे तो अविनाश का एक्सपेक्टेशन थी कि मैडम जी नीचे ही उनका वेट करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो माजरा कुछ और ही था। अविनाश जैसे ही दरवाज़ा खोल करके अंदर पहुंचे थे, यहाँ पर त्रिशा उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमा करके जैसे ही देखते हैं, तभी अचानक ही बालकनी साइड से कुछ आवाज़ आती है। नहीं, तुम कर लो, मुझे नहीं पता। देखो आज मैं ट्राई करूँगी ना, समझो इस बात को। नहीं नहीं मैं देखती हूँ। तो फिर ठीक है ना, हम कैफ़े शॉप पर मिलते हैं, वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ओके हाँ। अरे यार, तुम ब्लैक ब्लैक शर्ट पहनो, मुझे उसमें अच्छे लगते हो। सच्ची बता रही हूँ, ब्लैक शर्ट में ऑफ लगते हो, बाय गॉड। ओके डन, ना मिलते हैं फिर। ओके हाँ हाँ मैं देख लूँगी, वो टाइम से आ जाना। ठीक है मैं रखती हूँ, बाय। अरे बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया था। वहीं पीछे अविनाश जो कि इस वक्त बालकनी के डोर से टिक कर खड़े थे और अपने सर को हल्का हल्का उसी बालकनी के डोर पर धीरे धीरे लड़ाते हुए कहते हैं, ये किससे बात कर रही थी? ऐसे कैसे कर सकती है? मैं अभी आया हूँ और अभी ये सब। तभी त्रिशा अनजान बनकर के पीछे मुड़ी थी, और तभी अविनाश को देख करके थोड़ा घबराते हुए कहती है, आप कब आए? आप आज ही आने वाले थे? अविनाश जो उसके हाथ में पहले तो फ़ोन देखते हैं और फिर उस फ़ोन को छीन करके ऑलमोस्ट अभी पीछे फेंकने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है
इसके फ़ोन को क्यों तोड़ो, इसे तोड़ूंगा ना डायरेक्ट। और फिर उस फ़ोन को वो बेड पर फेंकते हुए तृषा को अचानक अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, किससे बातें कर रही थी और कौन तुम्हें ब्लैक शर्ट में बहुत अच्छा लगता है तृषा? ये सुनते ही तृषा जो अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए कहती है, वो एक्चुअली मेरा एक क्लासमेट था, उसी से बात कर रही थी। वो फिजियोलॉजी का असाइनमेंट कंप्लीट करना था ना, तो अकेले बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कैफ़े शॉप में उससे मिल लूँगी और उसके साथ ही कंप्लीट कर लूँगी। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? ये सुनते विराज अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, नहीं मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी, शाम तक जाना है। तृषा कहती है, हाँ शाम तक जाना है, मैं सोच रही हूँ कि अभी शावर लेकर तैयार हो जाऊँ। अब आपको कोई काम तो नहीं है ना मुझसे? ये सुनते हैं विराज कहते हैं, नहीं मुझे कोई काम क्यों होगा तुमसे, मैं तो 2 दिन बाद आया हूँ, फिर वापस लौट जाऊँगा, कुछ काम है मुझे भी, तो ठीक है तुम भी जो अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ, है ना? ये सुनते ही तृषा अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, वही तो, आप भी अपने काम में बिजी रहिए, मैं भी अपने काम में बिजी रहती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप, मैं चाहती हूँ तैयार होने। जैसे अभी तृषा बोल करके जाने वाली थी वार्डरोब तक, तभी अविराज जो उसको पीछे से जोर से ग्रैब करती ऑलमोस्ट उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, मतलब 2 दिन बाद हस्बैंड घर पर आया और तुम किसी और लड़के के साथ मिलने जा रही हो? तुम्हें तुम्हें ज़रा भी हर्ट नहीं हो रहा मेरे लिए मैं क्या फील कर रहा हूँ अभी? तृषा सुनकर बहुत ही शार्प टोन में कहती है, आपको फील हुआ था जब मैंने आपको कॉल किया था कि मुझे कितना हर्ट हो रहा है? पता नहीं किसी नियति नाम की लड़की के साथ उस दिन ऐसे बिजनेस डील करते करते कितना खुश हो रहे थे आप, और ना जाने कौन से फैशन शो में गए थे। सुनी थी मैं सब कुछ, मॉडल्स को देखने गए थे। आप कुछ भी करें तो ठीक है, अगर मैं अपने बैचमेट के साथ मिलने भी जा रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है? उसकी इस बातों को सुन करके अविनाश जो अपने हाथ को ले जा करके उसके कंधे पर टिकाते और उसकी बातों पर पूरी गौर फरमाते हुए कहते हैं, वैसे बात तो सही है आपकी, अगर कोई मर्द बाहर जाता है तो उससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, और अगर वहीं वाइफ को कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो इतने सारे सवाल, इट्स रॉन्ग ना? तुषार सुनकर कहती है, एग्जैक्टली इट्स वेरी रॉन्ग। आपके पास काम हो सकता है तो हमारे पास भी काम हो सकता है, अगर मैं आप पर ट्रस्ट कर रही हूँ तो आपको भी मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, है ना? अविराज जो समझ पा रहे थे कि तृषा तो 2 दिन में कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो गई है, वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, वैसे मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें एक्चुअली मुझे कुछ काम था और मैं बाहर गया हुआ था, कुछ फॉरेन की डील थी इस वजह से। ये सुनती तृषा कहती है, हाँ तो मैं तो फॉरेन नहीं जा रही हूँ ना, तो यू शुड बी थैंकफुल, मैं तो बस कैफ़े जा रही हूँ और 1 घंटे में वापस भी आ जाऊँगी। और ये बोलकर वो वार्डरोब के पास चली जाती है अपने कपड़े पहनने के लिए। विराज भी उसे रोकते तो नहीं, लेकिन उन्हें अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो बता तो नहीं रहे थे, लेकिन किस तरह से उनकी तृषा उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिर इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगी ये लड़की। वो थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर निकली थी। इस वक्त उसने हाई नेक का फुल स्लीव ब्लैक टॉप पहन रखा था, जो कि उसके बॉडी पर काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा था, और साथ ही नीचे उसने क्रीम कलर का स्कर्ट पहन रखा था, जो कि वैसे तो पूरा लॉन्ग था, लेकिन उसमें वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट नज़र आ रही थी। और ये देखकर कि अविराज जो कि उसको ध्यान से देखते हुए अपनी मुट्ठी और ज़्यादा कस के भीन लिए थे, क्योंकि इस वक्त अविराज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कौन है वो शख्स जिसके लिए मैडम जी इतना तैयार हो रही है, और इतनी खूबसूरत बनकर कहीं जाने की क्या ज़रूरत है इसे? अपने हाथ में इस वक्त वो बैग लेती है और फिर अपने फ़ोन को लेते हुए साथ ही पैरों में हाई हील्स के सैंडल पहने हुए बाहर की तरफ निकलते हुए कहती है, मैं चलती हूँ, होप सो कि आप कुछ खा लें। और ये बोलकर वो आराम से बाहर निकल गई थी, लेकिन वैसे अंदर से उसका भी दिल बहुत बेचैन था। अविराज से उसे बात करनी थी। ऐसे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इस वजह से ही वो ये सब कर रही थी, लेकिन फिर भी अविराज को ऐसे हर्ट करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी वह पूरे एटीट्यूड के साथ अब गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी और ड्राइवर को एड्रेस बता देती है। जैसे उस ड्राइवर को एड्रेस पता चला था, ड्राइवर ने किसी को टेक्स्ट कर दिया था, और तृषा को अंदाजा नहीं था, लेकिन शायद कोई तो था जो कि उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहा था। अविनाश कैसे अपने इस साइकोपन को छोड़ सकते थे कि अपनी बीवी को किसी और के साथ ऐसे मिलने दे, वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत बीवी को। ऑब्वियसली उनका नजर रखना तो बनता है। थोड़ी देर में अब तृषा कैफे में आकर के इस वक्त एक आदमी का वेट कर रही थी,
और जैसे ही वो लड़का यहाँ पर मौजूद हुआ था, त्रिशा जो कि अभी जाकर के उसे हैंडशेक करती, लेकिन उस लड़के ने थोड़ा गलत ही फायदा उठा लिया था। त्रिशा से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होते हुए वो तो डायरेक्टली जाकर के उसके गले लग गया था। इससे थोड़ा सा त्रिशा को अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, लेकिन फिर वो सोचती है मॉडर्न लोग हैं, हो सकता हो डायरेक्टली हक करते हो, और वैसे भी ये तो मेरा क्लासमेट ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर वो अपने हाथ में कुछ फाइल्स उसे दिखाते हुए कहती है, देखो ये वाला तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया, इसके आगे का टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। और तभी वो रोहन नाम का लड़का जो कि धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, त्रिशा क्या वाकई तुम असाइनमेंट कंप्लीट करने आई हो? मुझे तो ये लगा था कि तुम्हें असाइनमेंट का सिर्फ बहाना चाहिए और तुम मुझसे मिलने आई हो, और तुम्हारी बातें भी तो ऐसी लग रही थी। वैसे दोनों ब्लैक ब्लैक पहने हैं। ये सुनते ही त्रिशा जो कि ज़बरदस्ती का स्माइल पास करती है और फिर अपने हाथ को झटके से पीछे खींचते हुए कहती है, हाँ वैसे मुझे लगता है कि अब कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। खाते खाते असाइनमेंट करेंगे तो दिमाग ज़्यादा अच्छे से चलेगा। वैसे भी मुझे खाना बहुत पसंद है, और स्पेशली मुझे कोल्ड कॉफ़ी तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये सुनते ही वो लड़का जिसका नाम रोहन था, वो एक वेटर को बुलाते हुए त्रिशा की मनपसंद की सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है, और लगातार त्रिशा को ही देखे जा रहा था। कभी बेफजूल तरीके से अपने पैरों को ले जाकर के उसके पैरों पर टच करता, तो कभी अपने हाथ को ले जाकर के उसके हाथ पर। और त्रिशा जो कि इन सारी चीज़ों को सिर्फ कुछ देर तक ही अवॉइड कर सकती थी, जब तक उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में है। थोड़ी ही देर में, लगभग 2 से 3 ही मिनट हुए थे कि पीछे एक और आदमी आकर के बैठ गया था, चेहरे पर फुल मास्क। उसने भी इस वक्त ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखा था, लेकिन उसके शर्ट पहनने और रोहन के शर्ट पहनने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। वो शख्स अच्छे से नोटिस कर पा रहा था कि त्रिशा को इस लड़के का बिहेवियर अच्छा तो नहीं लग रहा। बार बार त्रिशा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी रोहन को, लेकिन रोहन तो समझने को रेडी ही नहीं था। फाइनली उनके सामने इस वक्त स्टार्टर ले आकर के रख दिया गया था, जिसमें फ्रेंच फ्राइज और उसके साथ ही इस वक्त कोल्ड कॉफ़ी रखी हुई थी। त्रिशा जो कि अब थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, और तभी जैसे ही रोहन उसकी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ करके उसको अपने हाथ से फ्रेंच फ्राइज से खिला पाता, तब तक त्रिशा हल्का पीछे होते हुए कहती है, नो थैंक्स, मैं खुद खा लूँगी। लेकिन रोहन जो कि अब अपने सीट को बदल करके उसके ठीक बगल में आकर बैठ चुका था, और उसके कंधे पर पूरे हक से हाथ रखते हुए कहता है, इतना क्यों घबरा रही हो? मैंने तो होटल का रूम भी बुक कर रखा है। आई नो कि तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ये सब करने का, और तुम बहुत बुरी तरह से शायद फंस गई हो, और तुम्हारी जिससे भी शादी हुई है शायद तुम्हारा पति बहुत बोरिंग होगा, है ना? त्रिशा जो कि लगातार उस हाथ की तरफ इस वक्त देख रही थी जो कि उसके कंधे पर रखा हुआ था। अभी पीछे बैठा वो शख्स भी और ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और जैसे अभी खड़ा हुआ था, लेकिन तब तक काफ़ी ज़ोर से उन्हें एक चीख सुनाई देती है जो कि उसी रोहन नाम के लड़के की थी, क्योंकि त्रिशा अपने हाथ में फोक लिए हुए उस लड़के के उसी हाथ पर गड़ा दी थी। और फिर धीरे से कहती है, सॉरी, आपको लग गई क्या? वो मेरे हाथ से गलती से, ओ नो, ये फोक तो पूरा अंदर जा चुका है आपके हाथ के। आर यू ओके? बेचारा रोहन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी त्रिशा अपने हाई हील्स का यूज़ करते हुए लगातार उसके पैर पर अपने हील से छुपाए जा रही थी, और फिर जोर से उनके कंधे पर जाकर के अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आई होप कि आप ठीक हो, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना, तकलीफ तो नहीं हो रही? रुकिए, मैं इसे निकाल देती हूँ। लेकिन तभी रोहन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं। अविनाश तो अभी अपने हाथ में गन लिए हुए खड़े हुए ही थे, लेकिन अब जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को इस तरह से उस रोहन की बुरी हालत करता हुआ देखा था, वो आराम से अपनी सीट पर जाकर दोबारा से बैठ चुके थे, और अभी अपने फ़ोन को अपने हाथ में लिए हुए रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्या? ताकि अगली बार अगर मिस्टर जी को कहीं भी दूर जाना हो और त्रिशा को नाराज़ करना हो, तो इस वीडियो क्लिप को देख कर के वो खुद ही खौफ में आ जाए कि उनकी बीवी इतनी भी मासूम नहीं है जितनी वो खुद को दिखाती है। जैसे ही अब रोहन को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, तभी त्रिशा अचानक से उसके हाथ से उस फोक को निकाल चुकी थी, फिर उसके लगे उसी चोट को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है, मुझे लगता है ना अभी तुम्हें हॉस्पिटल निकलना चाहिए। ओके, तुम निकलो, मैं अपनी गाड़ी से घर चली जाऊंगी। असाइनमेंट हम कभी और कंप्लीट कर लेंगे, ओके? रोहन जो त्रिशा को घूरते हुए यहाँ से बाहर निकल गया था, और लगातार यही सोच रहा था, कहाँ से आ गया मैं इस लड़की के चंगुल में, कितनी खराब है मेरा हाथ। और वो लगातार अपने हाथ को इस वक्त नैपकिन से दबाए हुए जल्दी जल्दी अपनी कार की तरफ भाग रहा था। अभी त्रिशा अपने फाइल को लेकर के अभी अपने बैग पे रख पाती, तभी उसको एक आवाज़ उसके कानों पे सुनाई दे जाती है, जो मंगवाया उसे खा तो लो, बिल तो मुझे ही पे करना है, कम से कम मेरा
पैसा वेस्ट तो मत करवाओ। यह सुनते त्रिशा जैसे अभी गुस्से में घूरी थी। कौन है आखिर जो दोबारा उसके साथ ऐसे पंगे लेने के बारे में सोच रहा है। वो अपने फोक को अपने हाथ में पकड़ चुकी थी, लेकिन जैसे अभी उस शख्स का चेहरा त्रिशा ने देखा था, चेहरे पर तो मास्क लगा हुआ था लेकिन आंखें खुली हुई थी। और उन आंखों को देखने के बाद त्रिशा को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाती कि आखिर ये कौन है। उसके चेहरे पर अभी हल्की सी स्माइल आई थी, लेकिन फिर वो उसे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहती है, नो थैंक्स, मेरा मन नहीं है खाने का, अगर आपको मन करे तो खा लीजिए। और ये बोलकर अभी वो तुरंत ही कैफे से बाहर निकलने लगती है। अविनाश जो बिल वहीं रखते हुए त्रिशा के पीछे पीछे जा चुके थे और तभी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, काफी खूनखार हाथ है तुम्हारे। वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप क्या मेरा पीछा कर रहे थे? स्टॉकर हैं आप? और यहाँ क्या करने आए थे? अविनाश जो अनजान बनकर के अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर आई हो, मैं तो बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कोल्ड कॉफी पीने का। ये सुनते त्रिशा कहती है, वो तो आप घर पर भी पी सकते थे। अविनाश कहते हैं, पर मेरा इसे कैफे में आकर के कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर आया, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर। त्रिशा जो अविनाश की तरफ देखते हुए कहती है, आपको क्या मैं बेवकूफ़ या उल्लू नजर आती हूँ? अविनाश अपने सर को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, इतनी ज़्यादा उल्लू कि मुझ पर गुस्सा करने के लिए तुम किसी और लड़के से मिलने तक आ गई। ये प्रिटेंड करने के लिए कि तुम्हें मेरे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा क्या स्टोन हार्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी। दिखाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं हूँ स्टोन हार्ट। और ये मत समझिएगा कि आपके आने जाने से मुझे वाकई कोई फ़र्क पड़ता है। आप जाइए, आप 1 महीने तक मत आइएगा, मुझे इस बार तो मैं आपको फ़ोन तक नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो जाकर ये गुस्से में अभी गाड़ी में बैठती, लेकिन तब तक अविनाश उसके कमर से उसको उठाते हुए अपनी गाड़ी में ले गए थे और ज़बरदस्ती उसे पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए गाड़ी को जल्दी से लॉक कर दिए थे कि मैडम जी अब दरवाजे को खोल करके बाहर निकलने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। और फाइनली अविनाश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। त्रिशा गुस्साते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना था आपके साथ, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मुझे घर जाना है। अविनाश उसे कहते हैं, हाँ हम घर ही जा रहे हैं, पर अभी थोड़ा सा गुस्सा शांत कर लोगी तुम? अच्छा ये लो। वो अपने डैशबोर्ड से चॉकलेट निकाल करके त्रिशा की तरफ आगे बढ़ाए थे, जिससे वो ऑलमोस्ट उनके मुंह पर ही फेंकते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए ये, आप जाकर के उस नियति को खिलाइए ये चॉकलेट। तभी अविनाश जो इसी को और ज़्यादा कूल डाउन करते हुए कहते हैं, गाड़ी का माहौल गर्म कर रही हो तुम, इतना ज़्यादा गुस्सा? वो जैसे अभी त्रिशा के कंधे पर हाथ रखने वाले थे, लेकिन तभी त्रिशा उनके हाथ को झटकते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझसे बात मत करिए और मेरे साथ ना फिजिकल कांटेक्ट बनाने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, खामखा मुझे गुस्सा आ जाएगा। अविनाश अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं, मैंने देखा आपका गुस्सा और मुझे अपने हाथ पर फोक नहीं, मुझे उसके निशान नहीं चाहिए, मैं नहीं करता टच। ओके? वो कितने सॉफ्टली और कितने कामली बात कर रहे थे, लेकिन त्रिशा को तो इस बात पे भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों इतना ज़्यादा अच्छे बनने की नाटक कर रही है, जबकि हैं तो इतने ज़्यादा बुरे कि त्रिशा को 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ करके बिना एक भी बार उसे कॉल तक नहीं किया। उसकी परवाह क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, त्रिशा ये सब बोलती थोड़ी ना, वो तो सिर्फ उन्हें रियलाइज़ कराती, वो भी अपने इस चुप्पी के साथ। फाइनली वो दोनों घर के अंदर आए थे, लेकिन त्रिशा जो कि काफ़ी जल्दी अंदर की तरफ जा चुके थे और वहीं अविनाश उसके पीछे पीछे। उसे कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर आए थे वो त्रिशा को अभी कमर से पकड़ पाते त्रिशा जोर से उनके हाथों पे अपना नाखून गड़ाते हुए कहती है, मैंने कहा ना मुझे छोड़िए, मेरा दिमाग मत खराब करिए, मुझे गुस्सा आ रहा है। विराज झटके से उसके सामने आते हुए कहते हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? जेलस हो रही हो? दिक्कत हो रही है? मेरा दूर जाना अच्छा नहीं लगता त्रिशा बेबी को? त्रिशा सुनते हुए कहती है, मैं कोई बेबी नहीं हूँ समझे। हाँ, मेरा थोड़ा कमज़ोर साइड क्या आपने देख लिया, आप कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा समझने लगे, लेकिन अगर आपने मेरा वो टफ वर्जन देख लिया ना। तब इस बात पर अविनाश उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ओके, आई वुड लव टू सी दैट, बट अभी नाराज़गी छोड़ो।